हेलो एवरीवन, टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 18 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। टॉपिक रहने वाला है इवैल्यूएशन, जिसको हम लेक्चर नंबर 17 में पढ़ चुके हैं। सो अगर किसी बच्चे ने वीडियो वो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को पहले देखें एंड फिर इसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस जब हम कभी भी लगाते हैं तो ये किस टाइप की इवैल्यूएशन हम कर रहे होते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो भी आपके पास क्वालिटेटिव जो टेक्निक्स हैं या इवैल्यूएशन है वो क्या है एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या है जो कि हम इवैल्यूएशन में यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे पूरा इसको ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी टेक्निक किसके अंडर आती हैं। फर्स्ट वन है आपके पास क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन और दूसरी तरफ है आपके पास क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स की, जो कि हम इवैल्यूएशन में करते हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और उस ऑब्जर्व करने के बाद आप कोई भी रिपोर्ट या रिकॉर्ड तैयार करते हो तो वो किसके अंडर आएगा, आपका क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंडर आएगा। इसके बाद अगर आप रिपोर्ट बनाते हो, एनेक्डोटल रिपोर्ट, ये भी किसके अंडर आती है, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन या क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो कि इवैल्यूएशन में यूज की जाती हैं। इसके बाद आपके पास आता है चेकलिस्ट, इसके बाद आता है आपके पास रेटिंग स्केल। सारे के सारे ही मेंशन कर दे रही हूँ मैं इसी क्वेश्चन में, ताकि क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओ। इसके बाद आता है आपके पास क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, और ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड था, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चनर है, ठीक है, एंड लास्ट में आपका जो इंटरव्यू है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर इन द क्वालिटेटिव। अब इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन में पूछा जाए और पूछा जाए कि रेटिंग स्केल किस टाइप की इवैल्यूएशन है या रेटिंग स्केल जो टेक्निक्स है ये कौन सी इवैल्यूएशन में की जाती है, तो आप इजीली बता पाओगे कि कौन सी टेक्निक है, दैट इज क्वालिटेटिव टेक्निक्स है जो कि इवैल्यूएशन में यूज की जाती है। अब हम बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर या क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर। तो यहाँ पर जितने भी टाइप के आपके ओरल टेस्ट होते हैं, आपके रिटन टेस्ट हैं या आपका कोई भी प्रैक्टिकल है, ये सारे के सारे आपके किसके अंडर आते हैं, क्वांटिटेटिव के अंदर। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में आपको क्या दिए गए होते हैं, ऑप्शन दिए गए होते हैं और आपको क्या करना होता है, कोई एक को टिक करना होता है या उसको सर्कल करना होता है। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली राइट ही कर रहे हो। तो ये किसके अंडर आएगा आपके पास, दैट इज क्वांटिटेटिव में। यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने सारा का सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोला गया है गुड इवैल्यूएशन ऑफ द रिटन मटेरियल या रिटन टॉपिक शुड नॉट बी बेस्ड ऑन। शुड नॉट पूछा गया है। तो जब हम कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर करते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो क्या हो आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर, चाहे हमने ऐसे ही लिखना हो, अगर हमने उस रिटन मटेरियल को या रिटन आंसर को जो कुछ भी लिखा गया है उसकी अच्छी वैल्यूएशन करनी है तो वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो कोई भी मटेरियल है हमारे पास, किसी बच्चे ने हमने कोई क्वेश्चन उसको दिया और उसने उस क्वेश्चन को क्या किया, राइट किया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसका लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट देखते हैं। तो ये तो रहेगा ही रहेगा कि उसने किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, तो सारा का सारा ये एस्पेक्ट हमें नजर आता है और ये होना भी चाहिए। उसके बाद है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑफ कोर्स आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है और वही बच्चे ने क्या लिखा है, आंसर में लिखा है, तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि बच्चे को पूरे अच्छे तरीके से पता है कि उससे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है और उसको किस तरीके से उसने रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का मतलब यहाँ पे लिखना है, तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। उसके बाद है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वट एवर इज रीड। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उससे वो क्या करता है, उसके पास एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की। इट मीन्स बच्चे से आप कोई भी क्वेश्चन करो, बच्चा क्या करता है, जब राइट करने से पहले सोचता है, समझता है, रिकॉल करता है एंड उसके बाद क्या करता है, एक अच्छा आंसर लिख पाता है। तो ये भी क्या है, एक अच्छी वैल्यूएशन हम इस बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। लास्ट में बोला गया है कंप्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। कंप्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट इट मीन्स हम ये बिल्कुल भी इवैल्यूएशन के अंडर नहीं लेते हैं। किसी भी रिटन मटेरियल की अगर हमने
किसी भी रिटन आंसर की या टॉपिक की हमने क्या करनी है, अच्छी इवैल्यूएशन करनी हो तो हम कॉम्प्रीहेंशन, सब्जेक्ट के कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर जो है फोकस नहीं करते हैं, और यही क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ CBCS। तो CBCS की फुल फॉर्म देखो यहाँ पे बोला गया क्रेडिट बेस्ड कॉन्टिन्यूस सिस्टम, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, क्रेडिट बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इट मीन्स CBCS की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, दैट इज फुल फॉर्म होती है इसकी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। 4th क्वेश्चन देखो, पूछा गया है विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ड्यूरिंग पूछा गया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, MCQs क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रॉन्ग राइट जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बीच बीच में हम क्या करते हैं, उनको डायग्नोज भी करते हैं। तो इट मीन्स फॉर्मेटिव टाइप की असेसमेंट हम क्या करते हैं, कब करते हैं, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब हो रही होती है। ठीक है, छोटे छोटे टेस्ट ले लिए, ठीक है, आपकी क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस के ऊपर, या जब भी चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, फॉर्मेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है, दोनों के दोनों ये जो इवैल्यूएशन है, ठीक है, ये कब की जाती हैं, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था तो मैंने यहाँ पे डायग्नोस्टिक भी बता दिया। ये दोनों के दोनों जो हैं इवैल्यूएशन कब होती है, जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है। इट मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द टर्म। ठीक है, सबमिटिव कब होती है, जब आपका टर्म एंड हो जाता है, कोर्स एंड हो जाता है। प्लेसमेंट कब होता है, जब आपका कोर्स शुरू होता है या कोई टर्म शुरू होता है। ये मैंने पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 17 में बताया है, तो मेक श्योर आप उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोला गया है विच टूल, यहाँ पे अब टूल की बात हो रही है, कौन से टूल का यूज करेंगे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। तो EVS को पढ़ाने के लिए जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, बच्चे से प्रॉपर इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन करने के बाद हमें क्या वहाँ पे दिखता है, दैट इज चेंज इन द बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में हमें चेंज देखने को मिलता है, और उस बिहेवियर में जो चेंज आया होता है उसी के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक तरीके का रिकॉर्ड या एक रिपोर्ट बनाते हैं, और उसी रिपोर्ट को हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को सबमिट करते हैं, और इसी रिपोर्ट को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली एक टूल है जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज़ होता है। सब्जेक्ट कौन सा है, EVS। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टूल है जिसकी, और इस टूल में हम करते क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। इनमें से कौन सा इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है। तो पहले पता कर लो कि आप फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है और इनफॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है। ठीक है, इनफॉर्मल असेसमेंट में हम बात करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को। ठीक है, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस, यहाँ पे हम बच्चों की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि बाकी बच्चों से वो कितना कॉम्पीट कर रहा है, कितना कॉम्पीट नहीं कर रहा है। और इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, फोकस ऑन कि बच्चों को क्या टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया है या नहीं आया है। अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक या सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। फॉर्मल में हमारा फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर, और परफॉर्मेंस किसके बेस के ऊपर, बाकी बच्चों की जो भी क्लास में है, 40 की स्ट्रेंथ है, 30 की स्ट्रेंथ है। और इनफॉर्मल में हमारा क्या फोकस होता है कि बच्चे को कोई टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। तो फॉर्मल में हमारे पास हम बच्चों को क्या प्रोवाइड करते हैं, हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं असाइनमेंट, और उसी असाइनमेंट्स को हम क्या करते हैं,
उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं बाकी बच्चों से, इसलिए आपको असाइनमेंट में ग्रेड A, B, C इस तरीके से दिए जाते हैं। इसके बाद आपके पास अचीवमेंट टेस्ट भी सिमिलर मैनर में होते हैं, जहाँ पर हम बच्चों की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट और असाइनमेंट इन दोनों में ही हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चों को ग्रेड दे रहे होते हैं। इट मीन्स हम उनकी परफॉर्मेंस को A, B, C इस तरीके के ग्रेड सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। और इनफॉर्मल में हमारा जो फोकस है वो रहता है कि बच्चे को कोई टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे कौन से मेथड्स का यूज़ करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। डिस्कशन करके बच्चों को उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के रिगार्डिंग अच्छी बढ़ा सकते हैं। या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो हो गया कि हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे को टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है या नहीं आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि बच्चों को हमने क्या किया, रेटिंग स्केल, ठीक है, रेटिंग स्केल, ठीक है। इसके बाद थर्ड हम क्या कर सकते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन में होगा क्या, सिर्फ रिफ्लेक्शन में होगा कि टीचर को अगर ये समझ में आया कि अगर बच्चे को टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वो अपनी स्किल्स को क्या करेगा और ज़्यादा इन्हांस करेगा, अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करके उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो डिस्कशन हो गया, रेटिंग स्किल्स हो गया एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया। ये क्या है, टूल्स हैं जो कि किस में यूज़ किए जाते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट में। और फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, हम बच्चों की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों से क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व के साथ साथ कंपेयर भी लिख लो, ठीक है, कंपेयर करना है, ठीक है, उसकी क्लास के साथ ही, क्लास के बच्चों के साथ ही। तो यहाँ पे असाइनमेंट है, तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट है ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन तो कर ही रहे हो, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे बच्चों को कि उनको टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है, आप तभी क्या करोगे, अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा पाओगे। तो ये 4 यहाँ पे क्या है, टूल्स हैं और यहाँ पे 2 टूल्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे फॉर्मल में कौन नहीं आ रहा है, ऑब्जर्वेशन किसके अंडर है, इनफॉर्मल में है, रेटिंग स्किल भी किस में है आपका, इनफॉर्मल में है, डिस्कशन भी किसके अंदर आ रहा है आपका, इनफॉर्मल में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक असाइनमेंट है जो कि कहाँ पर आ रही है, आपके फॉर्मल असेसमेंट में आ रही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन जो टूल्स हैं हम फॉर्मल में करते हैं यूज़ या इनफॉर्मल असेसमेंट में करते हैं यूज़, तो आप इजीली आंसर आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पूछा गया है अचीवमेंट टेस्ट कम्स अंडर, हमने अभी पढ़ा अचीवमेंट टेस्ट, देखो अचीवमेंट टेस्ट यहाँ पे था, अचीवमेंट टेस्ट एंड असाइनमेंट कौन से असेसमेंट में आते हैं, दैट इज़ फॉर्मल असेसमेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 8th क्वेश्चन देखो, बोला गया है मैमोग्राम्स एंड जो कोलोनोस्कोपीज हैं आर रिलेटेड टू, आपको पता होना चाहिए मैमोग्राम जो है कैंसर डिटेक्शन के लिए बनते हैं, टेस्ट होता है, एक एक्सरे टेस्ट है जहाँ पे कैंसर को हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड कोलोनोस्कोपी में हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड रेक्टम में देख रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई बीमारी है या नहीं है, कैंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इट मीन्स हम इन दोनों में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बीमारी को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस से रिलेटेड है आपका, दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोला गया है इनफॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या इवैल्यूएट करते हैं, अफेक्टिव डोमेन को, साइकोमोटर डोमेन को या कॉग्निटिव डोमेन को। किसी भी टाइप की इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हमारा फोकस सिर्फ 3 ही डोमेन के ऊपर होता है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव में। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं साइकोमोटर डोमेन को भी एंड कॉग्निटिव डोमेन को भी। इट मीन्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन हम किस में करते हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक में, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जिसमें होती है। साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव जो है हम ये यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर्मेटिव में। और जो आपका स्टार्टिंग वाला था प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में, उसमें हम तीनों डोमेन्स कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन्स को डिस्कस करते हैं। वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना इवैल्यूएशन के ऊपर जो मैंने बनाई है, ठीक है। इवैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड हैं, 4 मेथड्स बताए हैं, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, पूछा गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन इवैल्यूएशन। हमने
5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन का आंसर है 5 एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट एलिमेंट था कि आप किसको इवेल्युएट कर रहे हो, इवेल्युएट कौन है, कौन इवेल्युएट करने आ रहा है, एंड किसको इवेल्युएट किया जा रहा है, इट मीन्स पार्टिसिपेंट वहाँ पे कौन है। सेकंड है आपका एम क्या है या आपका पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है इवैल्यूएशन करने का। थर्ड क्या है, आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन या रिटन में, ठीक है, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं आपके पास जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, किसी बच्चे को इवैल्यूएट करोगे। फोर्थ में था आपका आपको इवैल्यूएशन को अब क्या करना है, एनालिसिस भी करना है, एनालाइज भी करना है, एंड लास्ट में आपने क्या देना है, आफ्टर द इवैल्यूएशन आपने डिसीजन भी बनाना है बच्चों के बारे में कि इवैल्यूएशन कैसी हुई है, और आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में कि इवैल्यूएशन किस तरीके से होती है। तो ये 5 एलिमेंट्स थे जो इसको हम यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक